हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट की, जिसका की नाम है क्वांटम नंबर्स एंड अबव प्रिंसिपल। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, आप ही लोगों को में से एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अबव प्रिंसिपल पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही छोटा है और एक कम टाइम में कवर कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। इसके साथ साथ आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं सॉल्यूशन चैप्टर को बनाऊं और भी कई सारे चैप्टर्स को बनाऊं। तो दोस्तों, मैं सारे चैप्टर्स को बनाऊंगा एक बार जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन फिनिश हो जाता है। उसके बाद में हम 12th क्लास के होपफुली सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं क्वांटम नंबर्स पे। तो दोस्तों, क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? क्वांटम नंबर्स अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझें तो वो हमें इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से के एड्रेस से मेरा मतलब क्या है? अभी तक दोस्तों हम लोगों ने क्या समझ रखा है? हम लोगों ने एक एटम को बहुत ही सिंपल समझ रखा है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर, उसमें उतने प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें ओवरऑल चार्ज प्लस का हो जाता है। और फिर उसी न्यूट्रॉन के अराउंड क्या होते हैं? बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जिसमें होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक हम लोगों को इसी तरह का कुछ एटम का मॉडल पता है। और हमें क्या पता है कि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग n=1 बोल देते हैं, इसको n=2 बोल देते हैं, और इस शेल को क्या बोल देते हैं? n=3। तो उसको क्या नाम है? इसको k बोलते हैं, इसको l, m, और ऐसे आगे चलते चले जाते हैं। अब दोस्तों क्या है कि जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, तो आप बता दो कि नहीं, ये तो n=1 या k वाले शेल में आ रहा है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है ये। इसमें क्या है, देखो, शेल के अंदर भी दोस्तों अब हमें पता है कि शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल के भी अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक। तो यही सब पूरा एड्रेस कौन बताता है इलेक्ट्रॉन्स का? वो है हमारा क्वांटम नंबर। या फिर दोस्तों आप लोग ऐसे समझो कि आपको किसी ने पूछा कि वेयर डू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग अगर आपने वो नहीं बोल दिया इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया में ही रहेंगे। तो वो एक तरह से हो गया कि आपने शेल बता दी। अब देखो, इंडिया में भी कहाँ है वो? न्यू दिल्ली में। मतलब आपने अब क्या किया, उसके और अंदर की डिटेल बताई। अब न्यू दिल्ली में भी कहाँ है? पूरे न्यू दिल्ली भी तो बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में भी कहाँ है? उनका कोई स्पेसिफिक बेडरूम या जो भी उनका वर्किंग रूम होगा वहां पे होंगे, राइट? तो यही सब हमारे क्वांटम नंबर्स बताते हैं कि शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? हम लोग डिनोट करते हैं n से। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो 1 होगा तो हम उसको k बोल देते हैं, इसको l बोल देते हैं, इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसने हमें क्या बताया? इसने हमें बताया शेल्स के बारे में, मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है। अब जो हमारा दूसरा क्वांटम नंबर होता है, इसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके। इसका और भी नाम है, इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर दोस्तों उसको हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है। और एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है 0 2 n-1। मतलब क्या हुआ? मतलब दोस्तों सिंपल सा ये हुआ कि अगर हमारा n की वैल्यू 1 है तो l की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करके दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो उसी के लिए जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, l की वैल्यू क्या होगी? देखो 0 to n-1। अब यहाँ पे क्या ऑलरेडी 1 है, 1 - 0 मतलब 0, तो n की वैल्यू इसके लिए 0 है। सेकंड वाले के लिए क्या होगी? देखो 0 and 1। ठीक, क्योंकि n-1 का मतलब 1 आ जाएगा, तो 0 और 1। थर्ड वाले के लिए क्या होगी? 0 1 and 2। फोर्थ वाले के लिए क्या होगी? 0 1 2 and 3। ठीक। तो अब इससे देखो आपको क्या दूसरी चीज क्या पता चली? दूसरी चीज ये पता चली दोस्तों कि अगर हम, जो हमने n बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो सिर्फ ये शेल नहीं बताता, वो साथ साथ ये भी बताता है कि उसके अंदर सब शेल्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है। या फिर n की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर 0 और 1 दो सब शेल है। n की वैल्यू 3 है तो उसके अंदर 3 सब शेल है, 0 1 2 3। और इनके क्या होता है दोस्तों? हर सब शेल का एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर l का वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है हमारा s सब शेल। ओके। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब क्या है हमारा? वो है p सब शेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो वो क्या है हमारा? d सब शेल। ओके। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारा कौन सा है? वो f सब शेल, ऐसे। ओके।
तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल्स को बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताया, शेल्स के अंदर की सब शेल्स को, और हमें ये भी पता चला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो नंबर होता है एक्चुअली उसमें उतने ही सब शेल्स होते हैं। अगर n इक्वल टू 3 है तो उसमें 3 सब शेल है, कौन कौन से, 0 1 2, या फिर कौन कौन सा, S P और D। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, जो कि है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, और m की वैल्यू कैसे निकलती है, वो निकलती है -L2 + L। मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर L की वैल्यू हमारी 0 होगी, ठीक, तो मैं लिख देता हूँ L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2 एंड L की वैल्यू 3। मतलब पता है L की वैल्यू 0 मतलब हमारी कौन थी, S, L की वैल्यू 1 मतलब P सबशेल, L की वैल्यू 2 मतलब D सबशेल, राइट, और L की वैल्यू 3 मतलब F सबशेल। अब इसके अंदर हम लोग M की वैल्यू निकालें तो M की वैल्यू क्या होगी, देखो S इसके लिए क्या होगी, इसके लिए तो सिंपल 0 ही होगी, राइट। अगर हम लोग इसके लिए निकाले P के लिए तो कितनी होगी, देखो हमने क्या लगाया था -L मतलब -1 0 + 1, राइट। ऐसे अगर हम लोग इसके लिए निकाले तो दोस्त क्या हो जाएगी कि इसकी L की वैल्यू तो 2 है, तो मतलब -2 -1 0 + 1 + 2। सिमिलरली इसके लिए कितनी हो जाएगी, -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। अब ये क्या बताया इसने दोस्तों, ये बताता है हमें, क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। मतलब एक सबशेल है उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम S सबशेल की बात करें तो उसके अंदर 0 मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल है। अगर हम P सबशेल की बात करें तो उसके अंदर कितना है, -1 0 + 1 मतलब 3 ऑर्बिटल्स है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें L = D मतलब D सबशेल की, तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है। ऐसे F के अंदर बात करें तो F के अंदर क्या है, 7 ऑर्बिटल्स है। मींस क्या हुआ, देखो पहले हमने शेल पढ़ा, शेल के अंदर सब शेल निकला और सब शेल के अंदर कितने आए, ऑर्बिटल्स। तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उससे होते हैं वो ऑर्बिटल्स में, और एक ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कभी हम S सब शेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम P सब शेल की बात करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, अब दोस्तों चलते हैं आगे, और जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो एक बचा है लास्ट ऑर्बिटल, सॉरी लास्ट क्वांटम नंबर। तो दोस्तों लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये सबसे सिंपल है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, ये जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं S का ऑर्बिटल ड्रॉ करूं तो S का ऐसे होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग होता है। जैसे मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रोटेट करते हैं। तो क्या करोगे, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा एक ही ऑर्बिटल में। तो उसका क्या होता है, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था उसका हम बोल देते हैं +12, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो बोल देते हैं -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं बताएगा, जो कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका सिर्फ रोटेशन बताएगा कि वो कैसे टॉप स्पिन में है या फिर नीचे से, मतलब ऊपर की तरफ स्पिन कर रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो +12 और -12। तो ये बिल्कुल इतना ही सिंपल है। अब यहाँ पे क्वांटम नंबर्स होते हैं खत्म, और आप लोगों के लिए आता है क्विक क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों ये है आप लोगों के लिए एक क्विक क्वेश्चन। क्विक क्वेश्चन क्या है वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी देयर इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। मतलब n = 3 है तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ठीक, तो हम लोग पहले से निकाल देते हैं। देखो n = कितना दे रखा है 3। अब इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पहले सब शेल निकालते हैं। तो l की वैल्यू क्या होगी, देखो हमने क्या बताया 0 to n-1, मतलब 0 1 और 2। मतलब कौन कौन से इसमें हमारे सब शेल आ गए, S P और D। अब हमें निकालने कितना है, निकालने क्या है, निकालने हैं हमें ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की वैल्यू हम लोग m से निकालते हैं। तो हमें पता देखो S के लिए अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है, सिर्फ एक ही आएगा ऑर्बिटल। P में कितने आते हैं, देखो -1 0 + 1, ठीक, इसमें 3 आते हैं। D में कितने आते हैं, हमने पढ़ा था 5 आते हैं, -2 -1 0 + 1 और +2। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 5 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 5 और 3 8 और 1 9। तो m = टोटल कितना हो गया हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स। तो बस यही इसका सिंपल सा आंसर है। मतलब कि अगर हम n = 3 मतलब थर्ड वाले m वाले शेल में है तो वहां पे टोटल हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स होंगे। अब इसका बहुत सिंपल सा दोस्तों एक्सप्लेनेशन ये था कि आप जो भी अगर किसी भी शेल में आपको ऑर्बिटल पूछी हो तो आप उसका स्क्वायर कर लिया करो। फॉर एग्जांपल अगर n = 1 होगा तो उसका 1 का 1 ही स्क्वायर रहेगा। मतलब हमारे n में सिर्फ और सिर्फ हमने बताया था s ही होता है,
ठीक। अब ऐसे अगर n इक्वल टू 2 तो हम 2 का स्क्वायर किया 4, तो उसमें s और p हो गए, देखो p में 3 ऑर्बिटल, s में तो 4 हो गए। तो ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे ही अगर एग्जाम में आए कि भाई टोटल n इक्वल टू 3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो क्या करो कि क्या बताया था मैंने आपको फिर से, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अगर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितने होंगे इंटू 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n²। अब अगर n इक्वल टू उन्होंने 2 दे दिया, बोला इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपली 2 का स्क्वायर करोगे तो हो गया 4, मतलब 4 ऑर्बिटल से 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8, बस बहुत सिंपल है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वांटम नंबर्स को खत्म करते हैं। अब चलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल की, यहाँ लिख देता हूँ मैं अफबाउ प्रिंसिपल। अब दोस्तों आपने क्या होगा, मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो भी है वो मोस्टली किसके नाम पे होते हैं, मोस्टली साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं। लेकिन अफवाह या अफवाह किसी का नाम नहीं है, किसी पर्सन का, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो अफवाह प्रिंसिपल मतलब बिल्डिंग अप। हम ऐसे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कैसे बिल्ड होते हैं, किस ऑर्डर में बिल्ड होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों आपने अपनी बुक में अफवाह प्रिंसिपल की डायग्राम को देखा होगा, जो बहुत ही जिग जैग मोशन में जैसे बना रहता है। तो पहले मैं आपको बनाना सिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा वे है, वो इतना सिंपल है कि आप लोग अभी तुरंत समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सब लोगों को 1 2 3 तो आती है ना, तो इसलिए कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या करो, थर्ड वाले के पास में आओ और थर्ड वाले में से एक माइनस कर दो, मतलब कितना है 2। तो यहाँ पे फिर से 2 से लिखना शुरू कर देते हैं, 2 से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 3 4 5 6। अब इधर आते हैं, फिर से 2 छोड़ते इस पाते हैं 4, 4 की में से एक माइनस करते हैं, लिखते हैं 3 4 5, ठीक। अब फिर से 2 छोड़ते हैं, यहाँ पे है तो 5 के आगे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबके आगे देखो जो फर्स्ट रो है ना, सबके आगे एस लगा दो। ओके फाइन, इसके आगे क्या लगा दो, सबके आगे यहाँ पे पी लगा दो, ठीक। इसके आगे क्या लगा दो, सबके आगे डी लगा दो और यहाँ पे लगा दो अब एफ, ठीक। अब इन सबको क्या करो, इन सबको आप कर दो एक बॉक्स में बंद, ठीक है। ऐसे मैंने कर दिया, देखो सबको बंद। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो बस एक लास्ट चीज बची है जो कि है कुछ हमें एरोस लगाने हैं। तो दोस्तों होगा क्या, देखो इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कोई जाएगा तो वो आएगा 1s में, ठीक है। अब 1s के बाद आपको ध्यान दे देना है कि हमें हमेशा जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट 2s में आएगा और 2s के बाद में कौन सा आएगा, वो आएगा 2p में। अब आपने ध्यान ये दो, जो आपके ये जो एरो चल रहे हैं वो कैसे चलते हैं, वो जिगजैग मोशन में चल रहे हैं, मतलब वो एक एस के फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे शक्तिमान कैसे बन रहा है, ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, जैसे कि देखो 2s के बाद में किसमें, सॉरी 2p के बाद इलेक्ट्रॉन आया 3s में, 3s के बाद देखो क्या चल रहा है, फिर तो देखो शक्तिमान बन के यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। एक एस लेटर कैसे बना रहे हैं, इंग्लिश के लेटर बनाते हैं ना एस, सबको उस वे में लेकर आना है आपको, तो ये वो। फिर यहाँ से चलते हैं इधर, फिर 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद फिर से हम लोग इधर आते हैं 4d पे, फिर 5p पे, फिर 6x पे, 6x के बाद में फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर ऐसे और आगे हम लोग उसको बना लेंगे। अब ये दोस्तों टेबल है क्या, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि आप देखो, आप ये चीज़ को समझो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में फिल होते हैं, वो क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि हम एक लोअर एनर्जी लेवल में जाएं। अब लोअर एनर्जी लेवल से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एज्यूम करो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाद क्या होंगे शेल्स होंगे, एक होगा फिर दूसरा होगा, ऐसे होगा। अब जो सबसे पहले वाला शेल होगा, ठीक है, ये वाला कौन सा, के वाला, ये देखो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है, ठीक। और होना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि न्यूक्लियस में प्लस का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन माइनस के, तो उन दोनों में अट्रैक्शन है। अगर आप इसको दूर करोगे न्यूक्लियस से तो आपको इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, विच मीन्स अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मेरी ये शेल की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू के वाली की, मतलब जो एल है, एल की एनर्जी ऑफ एल इज मोर देन एनर्जी ऑफ के, राइट। क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो शेल है एल वाला, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, और जैसे आप अट्रैक्शन के चार्ज को अगर आप हटा रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी अलग से। तो यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसे शेल में जाएं, ऐसे सब शेल में जाएं जिसकी एनर्जी बहुत ही कम हो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उनको क्या करा जाएगा, और ज्यादा हाई एनर्जी में भेज दिया जाएगा, ठीक। तो अभी जैसे क्या है ये, अब आप इसमें मेरे से ये पूछोगे कि हम इसकी एनर्जी डिसाइड कैसे करें,
ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम एनर्जी डिसाइड कैसे करते हैं कि भाई 1s में ही पहले इलेक्ट्रॉन आएगा फिर 2s में आएगा, या फिर आप यहाँ पे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि देखो यार ये तो क्या हुआ 3s के बाद में 3p, यहाँ पे देखिएगा 4s के बाद में 3d में जा रहा है, ये तो अजीब बात हो गई। ये मतलब हम फोर्थ शेल में आ गए, उसके बाद में फिर थर्ड शेल में जा रहे हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये है एक बहुत ही सिंपल n+l के रूल पे बेस्ड है। n+l रूल है ये हमारा। इसमें है क्या, देखो n अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ जो कोई भी जो से शेल में है वो बताता है। l क्या बताता है, सब शेल बताता है। तो कहीं पे भी अगर आप n+ ऐड कर लो और जिसकी वैल्यू जितनी कम आएगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि 4s के बाद में 3d में क्यों जा रहा है। आपने यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि देखो 1 के बाद 2 में आ गया, 2 के बाद में 3 में आ गया, 3 के बाद में 4 में आ गया, लेकिन 4 के बाद फिर 3d में क्यों जा रहा है, 4s के बाद 3d में क्यों जा रहा है। तो उसका हम लोग n+l रूल निकालते हैं। देखो 4s के लिए अगर हम n+l लगाएं तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस s की वैल्यू 0 होती है तो टोटल 4 रहा। अगर हम 3d के लिए n+l लगाएं तो देखो n = 3 और d की वैल्यू भी हमने क्या बताई थी, d की वैल्यू होती है 2। याद करो एजिमुथल क्वांटम नंबर से l = 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए और d के लिए होता है 2। तो इसका टोटल कितना है 5, मतलब 3d की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4s। तो इसलिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे फिर आएंगे हमारे 3d में। ठीक है। अच्छा अब आप क्या देख रहे हो, कहीं कहीं आप ऐसा देख रहे हो कि एनर्जी बराबर है, फिर हम लोग क्या करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3d और हम 4p में देखें, 3d की एनर्जी तो ये हो गई। अगर हम बात करें 4p की तो ये 4 और p की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये भी देखो 5 आया। अब आप बोलोगे इन दोनों की तो एनर्जी बराबर हो गई, अब किसमें हम इलेक्ट्रॉन दें, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमारा ये कौन सा छोटा है, मतलब n की वैल्यू जिसमें छोटी होगी पहले उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, विच मीन 3d और 4p में से इलेक्ट्रॉन पहले 3d को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका भले ही n+l बराबर आ रहा है बट जो हमारा n वैल्यू स्मॉल किसमें है, वो है 3d में। ओके, तो बस सिर्फ यही दोस्तों n+l का रूल है, इस पे पूरी अबाउट टेबल बन गई है। ओके गाइस, तो अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। ठीक है, तो पहले एग्जांपल निकाल लेते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आजकल। तो कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें पता था एस के पास क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s में, तो 1s2। उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, देखो 1s के बाद किसमें जाएंगे 2s में, तो 1s2 2s2 टोटल 6 से कितने आ गए हमारे पास में 4 आ गए, बाकी के कितने चले जाएंगे 2p में, 2p2। या फिर इसको ड्रॉ करूं तो देखो ये 1s ऑर्बिटल हो गया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपका, एक ऐसे एक ऐसे। ओके, फिर उसके बाद में ये 2s ऑर्बिटल आया, इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ऐसा एक ऐसा, तो ये 1s ये हुआ 2s। अब उसका देखो 2p, p में कितने बताए थे मैंने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाला। तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सिर्फ 2। तो इसमें कैसे होगा, इसको इस तरह से आएंगे इलेक्ट्रॉन 2p में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पहले इसी के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन की बात की है तो हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर होता है 7। अब ये कंफ्यूगेशन में इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, क्योंकि अब टोटल देखो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो 1s तो ऐसे ही रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 2s भी सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब रहेंगे 2p की बात, p में कितने ऑर्बिटल है 3। अब क्या होगा, तीनों में दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं अगले एलिमेंट जो कि है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 8। तो यहाँ पे कितना मिलेगा देखो उसको 1s2 2s2 और 2p कितना है यहाँ पे 4। अब इसमें क्या होगा कि देखो ये तो 3 हो गए। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा इसके ही साथ में, फर्स्ट वाले के साथ में क्या करेगा, एक एंटी पैरेलल उसमें आ जाएगा स्पिन में। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छे से बना देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, इसके साथ में आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे ये देखी होगी कि यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन आए तो तीनों में हमने एक ही भरा, 4th आए तब पेयरिंग करवाई। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया कि इसको 2 पेयर में बना लेते, उसको एक ही छोड़ देते और यहाँ पे ये खाली रह जाता। तो यहाँ पे हमारा एक चीज आती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हुंड्स रूल। ओके, हाँ तो दोस्तों ये हुंड्स रूल क्या बोलता है, हुंड्स रूल बोलता है कि पेयरिंग इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सेम सबशेल विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ दैट सबशेल इज नॉट सिंगली ऑक्यूपाइड। मतलब जब जैसे कि देखो ये क्या है, ये पी ऑर्बिटल है, सॉरी ये पी सबशेल है, तो पी सबशेल में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो जैसे अपने देखो इसमें क्या हुआ था कि
साथ में एक ही आ गया, उसके बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो उसने पेयरिंग शो की। ठीक है, तो कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हम बोलते हैं यहाँ पे पेयरिंग करवाते हैं और यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ते हैं। तो ये है हमारा हुंस रूल। ठीक है, आप लोग बुक से पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि एक सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते। ठीक, तो ये हो गया हमारा हुंस रूल। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और है यहाँ पे, वो है हमारी पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली कहते एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उन दोनों का अपोजिट स्पिन ही होगा। या फिर अदर वर्ड्स में क्या बोले, पॉली ने ये बोल दिया था कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम लोग दोस्तों बात करें ये दोनों वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अगर इनके हम क्वांटम नंबर निकालें तो देखो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सेकंड शेल में आ रहे हैं। उसके बाद l इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि p उसमें आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद में m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्योंकि फर्स्ट वाले p के उसमें आ रहे हैं। तो ये ऐसे तो होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये +1 होगा, जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था। तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू अभी तक इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ गई, लेकिन जैसे ही स्पिन क्वांटम नंबर आएगा तो एक की वैल्यू +½ हो जाएगी, एक की -½ हो जाएगी। तो ये किसने बताया था, ये हमें बताया था पॉलिस ने। इसको हम लोग जानते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से। ठीक, तो उन्होंने सिंपली बता दिया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ ही होंगे। ओके गाइस, तो ये तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक दो केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ वही करके दिखा देता हूँ, बाकी बहुत सिंपल है, आप लोग खुद अपने बुक से ही कर लोगे। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वो है हमारा क्रोमियम का। क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 24। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d, आप कितना बोलोगे 4। अब आप काउंट करोगे कितना हो गया, 2 4 और ये 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 और 20 और 4 24। आप बोलोगे कि हाँ भाई देखो 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, हमने पहले 1s में भरा, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s और फिर 3d, हमने बिल्कुल सबको सही कर दिया। लेकिन ये कन्फ्यूगेशन क्या है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन है वो है हमारी गलत। अब भाई गलत क्यों है वो हम अभी आपको बताते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाले को 4s और 3d। तो अगर मैं 4s को बनाता हूँ तो ऐसे आपको पता है कि s के पास में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल है, तो ये मेरा 4s ऑर्बिटल है। उसके अलावा में कौन सी ऑर्बिटल है हमारे पास, 3d। ठीक, इसमें d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये हो गया आपका कितना 3d। अब देखो 4s में आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने आपके 4, 1 2 3 4। दोस्तों इसकी सही कन्फिग्रेशन क्या होगी, इसकी सही कन्फिग्रेशन ये होगी यहाँ पे कि आपका जो 4s है उसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में आ जाएंगे 5। अब देखो ऐसा क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटके यहाँ पे क्यों आया, वो दोस्तों इसलिए आया कि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारी सब शेल्स होती हैं वो सिंगल फील्ड और हाफ फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वो उसने क्या देखा कि 4s से इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी से 3d में पहुंच जाए। 3d क्या हुई, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गई। तो हाफ फील्ड जो हमारी सब शेल्स हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक, तो सिमेट्री की वजह से ये स्टेबल है, तो इसलिए इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो दोस्तों इसलिए इसका कन्फिग्रेशन होगा 4s1 3d 5। वरना अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, फिर बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 3d 4 में कर दो। तो ये इसका वो है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। आप अपने बुक में भी देखेंगे तो स्टार लगा के उन्होंने मार्क कर रखा होगा। अब दूसरा ऐसा ही केस है दोस्तों, वो है कॉपर का। कॉपर जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 29। इसमें भी अगर आप देखो फिल करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बोल दोगे कि ये 4s2 और यहाँ पे कर दोगे आप 3d 9। ठीक, फिर से बना लेते हैं, देखो 4s, ये होगा आपका 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने बना के दिखा दिया यहाँ पे, और फिर 3d, इसमें फिर से बना लेते हैं कि 5 ऑर्बिटल से 1 2 3 4। ओके, और इसमें देखो कितने फिल होंगे, पहले सब में सिंगल फिल करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 और 9, राइट, ये तो बताया था। तो ये भी इसमें वही प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होगा कि 4s में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 3d में आएंगे 10। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, क्योंकि आप देखो ये क्या होगा, अगर हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा के इसको दे दें तो ये भी फुली फिल्ड हो गई। तो वही वाला सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये आपके दो कॉपर और क्रोमियम के एक्सेप्शनल केसेस है। उसके बाद और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तक समझ लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे काउंटर नंबर्स के बारे में और अबव प्रिंसिपल के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो सच में पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने जूनियर्स को भी शेयर कीजिए जो लोग अभी भी 11th क्लास में आने वाले हैं। ये बहुत ही इसेंशियल कॉन्सेप्ट है दोस्तों केमिस्ट्री का और बहुत ही सिंपल सा है। तो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।